हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। फोर्थ सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट कर दी थी मैंने। आज इस वीडियो में अपन यूनिट 3 देखेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचार में उपयोगितावाद, आदर्शवाद और मार्क्सवाद देखेंगे आज। इस इकाई में हम 18वीं और 19वीं शताब्दी के कुछ सबसे प्रभावशाली पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को जानेंगे, जिन्होंने सरकार के उद्देश्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। हम उपयोगितावाद के जनक, उदारवादी सोच के विकास, आदर्शवादी राज्य की अवधारणा और क्रांतिकारी मार्क्सवादी सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले अपन जेरेमी बेंथम के बारे में पढ़ते हैं। जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। उनका दर्शन इस सिद्धांत पर आधारित था कि सबसे अच्छा कार्य वह है सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख प्राप्त करें। उपयोगितावाद का सिद्धांत। मूल अवधारणा बेंथम के लिए नैतिक और राजनीतिक निर्णय का आधार उपयोगिता है। उपयोगिता का अर्थ सुख को बढ़ाना और दुख को कम करना है। सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ा सुख, यह उपयोगिता का केंद्रीय नारा है। इसका मतलब है कि कानून, नीतियाँ और कार्य इस तरह से डिज़ाइन किए जाने चाहिए कि वे समाज में अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख पैदा करें। सुख दुख का कलन। बेंथम ने एक विधि विकसित की जिसे सुख दुख का कलन कहा जाता है। इसके तहत किसी भी कार्य या नीति के सुख और दुख को विभिन्न आयामों जैसे कि तीव्रता, अवधि, निश्चित, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और सीमा के आधार पर मापा जा सकता है। यह एक मात्रात्मक दृष्टिकोण था जहाँ सुख और दुख को मापा जा सकता था। राज्य और कानून के उद्देश्य। बेंथम के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है, व्यक्तियों के सुख को अधिकतम करने के लिए बनाया जाता है। यह कोई प्राकृतिक या दैवीय संस्था नहीं है। कानून का उद्देश्य क्या है? बेंथम के अनुसार कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में सुख को बढ़ावा देना और दुख को कम करना है। कानून को स्पष्ट, निश्चित और तर्कसंगत होना चाहिए। सुधारवाद। बेंथम एक कट्टर सुधारवादी थे। उन्होंने कानून, जेल, शिक्षा और गरीबी राहत जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की वकालत की, जो उपयोगितावाद सिद्धांतों पर आधारित थी। उनका मानना था कि समाज को वैचारिक और तर्कसंगत आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। अधिकार और स्वतंत्रता पर विचार। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के विचारों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इसे बकवास की बकवास कहा। उनके लिए अधिकार केवल कानूनों द्वारा बनाए गए होते हैं। यदि कानून किसी अधिकार को मान्यता देता है तो वह अस्तित्व में है, अन्यथा नहीं। स्वतंत्रता भी कानूनों द्वारा सीमित होती है। स्वतंत्रता तब तक अच्छी है जब तक वह समाज के समग्र सुख को बढ़ाती है। लोकतंत्र और मताधिकार पर विचार। बेंथम ने व्यापक मताधिकार की वकालत की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया। उनका मानना था कि सभी लोगों को अपने सुख दुख के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तंत्र है जो सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख सुनिश्चित करता है। उन्होंने प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन किया, जिसमें जनता के लिए चुने गए प्रतिनिधि उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। एक तरह से ये मानते थे कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है, क्योंकि सबसे अच्छे लोग इनको चुनते हैं। जनता सबसे अच्छी है, वो अपने लिए सबसे अच्छे लोगों को चुनती है। जे.एस. मिल के बारे में पढ़ेंगे। अब सेकंड है जे.एस. मिल। इनके विचार भी देखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल जेरेमी बेंथम के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के उपयोगितावाद में महत्वपूर्ण संशोधन किए। उन्होंने आधुनिक उदारवाद का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है,
खासकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर उनके विचार के लिए जाना जाता है उन्हें। बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन। इन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया। मिल ने बेंथम के केवल मात्रात्मक सुख के विचार को अस्वीकार किया। उन्होंने तर्क दिया कि सुख की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है, न कि मात्रा। उच्चतर और निम्नतर सुख। मिल ने मानसिक, बौद्धिक और नैतिक सुखों जैसे कि दर्शन, कला, संगीत को शारीरिक या संवेदी सुखों से श्रेष्ठ माना। उनका प्रसिद्ध कथन है, एक असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट सूअर से बेहतर है। नैतिकता में अंतर्निहित उपयोगितावाद। मिल ने माना कुछ नैतिक सिद्धांत जैसे कि न्याय, सत्यवादिता अपने आप में मूल्यवान होते हैं क्योंकि वे दीर्घकालीन रूप से समाज में समग्र सुख बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता का सिद्धांत। मिल की कृति ऑन लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक क्लासिक है। स्वतंत्रता का महत्व। मिल ने स्वतंत्रता को व्यक्ति की पूर्ण विकास के लिए आवश्यक माना। हानि सिद्धांत। यह मिल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उनका तर्क था कि समाज को किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकमात्र उचित कारण दूसरों को नुकसान से बचाना है। सेवा संबंधी कार्य। वे कार्य जो केवल व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उनमें समाज या सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी सेवा संबंधी कार्य में सरकार या समाज को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये केवल व्यक्ति से संबंधित होते हैं, पर्सनल वर्क होते हैं, पर्सनल कार्य होते हैं उनके। पर संबंधी कार्य। वे कार्य जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, उनमें समाज या सरकार हस्तक्षेप कर सकती है ताकि दूसरों को नुकसान से बचाया जा सके। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी विचार को दबाना गलत है क्योंकि दबाया गया विचार सत्य हो सकता है यदि वह आंशिक रूप से भी सत्य है तो सत्य के पूर्ण प्रकटीकरण में मदद करेगा। यहाँ तक कि यदि वह पूरी तरह से गलत है तो भी वह सही विचारों को और मजबूत करने में मदद करेगा। लोकतंत्र और मताधिकार पर विचार। मिल ने प्रतिनिधि लोकतंत्र का समर्थन किया लेकिन बहुमत की निरंकुशता के प्रति चिंतित थे। बहुवचन मताधिकार। उन्होंने शिक्षित लोगों को अधिक वोट देने की वकालत की ताकि बहुमत की अज्ञानता को संतुलित किया जा सके। महिलाओं का मताधिकार। मिल महिलाओं के मताधिकार के प्रबल समर्थक थे जो उस समय का एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने माना कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण। मिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया ताकि बहुमत उनके विचारों या जीवन शैली को न कुचल सके। राज्य का हस्तक्षेप। मिल ने सीमित राज्य हस्तक्षेप का समर्थन किया लेकिन यह माना कि कुछ मामलों में जैसे कि शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, राज्य हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है यदि यह व्यक्तियों के विकास, समाज के समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है तो समाज और सरकार या राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। उन्होंने मुक्त बाजार का समर्थन किया लेकिन यह भी स्वीकार किया कि बाजार की विफलता की स्थिति में राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है क्योंकि सभी के कल्याण के लिए विकास जरूरी है। अब है टी.एच. ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन एक ब्रिटिश आदर्शवादी थे जिन्होंने राज्य को एक सकारात्मक और नैतिक संस्था के रूप में देखा। उन्होंने उदारवाद को एक नया आयाम दिया जिसमें राज्य को केवल बाधाओं को दूर करने की बजाय नागरिकों के नैतिक विकास को बढ़ावा देने वाला माना गया। आदर्शवाद का प्रभाव। ग्रीन पर हेगेल, रूसो जैसे जर्मन दार्शनिकों आदर्शवादियों को गहरा प्रभाव था। उन्होंने राज्य को एक यांत्रिक व्यवस्था की बजाय एक नैतिक और विकासात्मक संस्था के रूप में देखा।
राज्य का उद्देश्य केवल बाहरी बाधाओं को दूर करना नहीं है, बल्कि नागरिकों के लिए नैतिक विकास और आत्म साक्षात्कार का वातावरण बनाना है। स्वतंत्रता की अवधारणा। ग्रीन ने नकारात्मक स्वतंत्रता, जो केवल बाधाओं की अनुपस्थिति है, के बजाय सकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत की। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? इसका अर्थ है कि वह स्वतंत्रता जहाँ व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को विकसित कर सकता है और एक अर्थपूर्ण जीवन जी सकता है। इसके लिए राज्य को कुछ सकारात्मक कार्य करने पड़ सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन। यह व्यक्ति को अपनी उच्चतम नैतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। राज्य का कार्य और उसका अधिकार। ग्रीन के अनुसार राज्य का अधिकार बल पर आधारित नहीं है, बल्कि जनता की सामान्य इच्छा पर आधारित है, जैसा कि रूसो ने भी प्रस्तावित किया था। राज्य का कार्य उन बाधाओं जैसे गरीबी, अज्ञानता, शराबखोरी को दूर करना है, जो व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधा डालती हैं। राज्य को व्यक्तियों की जीवन संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसका अंतिम उद्देश्य नागरिकों को अच्छे जीवन में सक्षम बनाना है। उन्होंने निजी संपत्ति का समर्थन किया, लेकिन यह तर्क भी दिया कि इसका उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए होना चाहिए। सामाजिक सुधारों का समर्थन। ग्रीन ने सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, काम के घंटे के नियमन, शराब की बिक्री पर नियंत्रण, सामाजिक सुधारों का प्रबल समर्थन किया। उनका मानना था कि ये सुधार व्यक्तियों को अच्छी स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करेंगे, समाज के समग्र नैतिक उत्थान में योगदान देंगे। अब है फोर्थ, G.W. हेगेल। जॉर्ज विल्हेम फेरडेल हेगेल एक जर्मन दार्शनिक थे, जिन्होंने आदर्शवाद को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। उनके लिए राज्य निरपेक्ष विचार का उच्चतम प्रकटीकरण था। मानव इतिहास का अंतिम लक्ष्य। हेगेल का द्वंद्वात्मक विधि। यह हेगेल के दर्शन का केंद्रीय तरीका है। वाद, प्रतिवाद, संवाद। विकास संघर्ष के माध्यम से होता है। एक विचार अपने विरोधाभास को जन्म देता है और इन दोनों के संघर्ष से एक नया उच्चतर विचार उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक निरपेक्ष विचार प्राप्त नहीं हो सकता। हेगेल ने इसे इतिहास, विचार और समाज के लिए विकास पर लागू किया। स्वतंत्रता की अवधारणा। हेगेल के लिए सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि स्वचेतना और नैतिक स्वशासन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी पूर्ण होती है जब वह राज्य की उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्रता के साथ एकीकृत हो जाती हो। राज्य का सिद्धांत। हेगेल का राज्य का विचार उनके दर्शन का शिखर है। उनके लिए राज्य तर्क और नैतिकता का उच्चतम प्रकटीकरण है। राज्य एक नैतिक संस्था है। यह व्यक्तियों के लिए नैतिक जीवन जीने और अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास कराने का एकमात्र तरीका है। निरपेक्ष विचार का प्रकटीकरण। हेगेल ने कहा, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का मार्च है। इसका मतलब है कि राज्य धीरे धीरे पूर्ण विवेक और स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। विचार का उच्चतम संगठनात्मक रूप है। नागरिक, समाज और राज्य। परिवार स्वार्थ से परे प्रेम और एकता का पहला स्तर होता है। परिवार। नागरिक और समाज स्वार्थी हितों और व्यक्तियों की प्रतियोगिता का क्षेत्र है, जैसे कि बाजार, अर्थव्यवस्था। राज्य क्या होता है? यह परिवार की एकता और नागरिक समाज की विविधता को एक उच्चतर स्तर पर एकीकृत करता है। यह सामान्य हित का प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्तिगत स्वार्थों को नैतिक रूप से ऊपर उठाता है। व्यक्ति बनाम राज्य। हेगेल ने व्यक्ति को राज्य के अधीन माना। राज्य की अपनी एक नैतिकता और एक उद्देश्य होता है जो व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होता है। इतिहास का दर्शन। हेगेल ने इतिहास को विचार की प्रगति के रूप में देखा, जो द्वंद्वात्मक
प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मचेतना की ओर बढ़ रहा है। हर युग में एक विश्व ऐतिहासिक व्यक्ति होता है जो इतिहास की इस प्रगति को आगे बढ़ाता है। कार्ल मार्क्स देखेंगे। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री भी थे। वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद के जनक के रूप में जाना जाता है उन्हें। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की और वर्ग संघर्ष तथा क्रांति के माध्यम से एक वर्गहीन समाज की स्थापना की वकालत की। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स के दर्शन का मूल है ऐतिहासिक भौतिकवाद। उनका तर्क था कि इतिहास का विचार विचारों या महान व्यक्तियों द्वारा नहीं है, बल्कि उत्पादन के साधनों और उत्पादन संबंधों में होने वाले परिवर्तनों द्वारा संचालित होता है। आधार और अधिरचना। आधार यह आर्थिक संरचना है, उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंध। अधिरचना इसमें समाज के अन्य सभी पहलू शामिल हैं, राज्य, कानून, धर्म, कला, दर्शन, नैतिकता। मार्क्स का मानना था कि अधिरचना आधार द्वारा निर्धारित होती है। उत्पादन के तरीके ही जीवन की सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। वर्ग संघर्ष मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। हर समाज में दो प्रमुख वर्ग होते हैं जो उत्पादन संबंधों के आधार पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पूंजीवादी में मुख्य वर्ग बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपति वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। सर्वहारा वर्ग मजदूर वर्ग जिनके पास बेचने के लिए केवल अपना श्रम होता है। इन दोनों वर्गों के हित मौलिक रूप से विरोधाभासी हैं, जिसमें हमेशा संघर्ष होता है। पूंजीवादी की आलोचना अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स का तर्क था कि पूंजीवादी मजदूर से उनके श्रम के वास्तविक मूल्य से कम भुगतान करते हैं। यह अतिरिक्त मूल्य ही पूंजीवादी का लाभ होता है जो मजदूरों के शोषण से प्राप्त होता है। यानी पूंजीवादी लोग मजदूर लोगों का शोषण करते हैं, इसलिए ही वो गरीब हैं, वो धन मजदूरों का है। अलगाव पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर कई स्तरों पर अलगाव का अनुभव करता है। उत्पाद से अलगाव जो वह बनाता है, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव यानी उत्पादन की प्रक्रिया से अलग किया जाता है उन्हें। अपनी प्रजाति या सत्ता से अलग किया जाता है, अन्य मनुष्य से अलग कर दिया जाता है उन्हें। संकट मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवादी आंतरिक विरोधाभास के कारण संकटों का सामना करेगा और अंततः ढह जाएगा। राज्य का सिद्धांत यानी कि पूंजीवादी लोग हैं ना, वो उत्पादन लाभ दर में गिरावट होगी उनकी और वो गिर जाएंगे, ढह जाएंगे वो पूंजीवादी लोग। राज्य का सिद्धांत क्या था उनके अनुसार? मार्क्स के लिए राज्य कोई तटस्थ संस्था नहीं है, न ही ये सामान्य भलाई का कोई प्रतिनिधित्व है। यह उत्पादक वर्ग के हितों का एक उपकरण है। पूंजीवादी समाज में राज्य पूंजीवती वर्ग के हितों की रक्षा करता है और सर्वहारा वर्ग को दबाता है। यानी पूंजीवादी लोगों की तो ये राज्य है, ये रक्षा करता है और सर्वहारा लोगों को दबाता है। यह वर्ग प्रभुत्व का एक उपकरण है जिसे कानून और बल के माध्यम से लागू किया जाता है। वो बात नहीं होती कि गरीब को हमेशा दबाया जाता है, वही बता रहे हैं कार्ल मार्क्स भी। क्रांति और साम्यवाद मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास और वर्ग संघर्ष अंततः सर्वहारा क्रांति को जन्म देंगे। सर्वहारा की तानाशाही क्रांति के बाद एक संक्रमणकालीन चरण आएगा जिसे सर्वहारा की तानाशाही कहा जाएगा। इस चरण में मजदूर वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करेगा और पूंजीवादी वर्ग अवशेषों को समाप्त करेगा। वर्गहीन राज्यहीन साम्यवाद अंतिम लक्ष्य एक साम्यवादी समाज है। इसमें कोई वर्ग नहीं होगा क्योंकि उत्पादन के साधन
सामूहिक रूप से स्वामित्व में होंगी, यानी सभी बराबर होंगी। कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, कोई राज्य नहीं होगा, क्योंकि राज्य वर्ग उत्पीड़न का एक उपकरण है। इन वर्गों में बांटने वाला ही राज्य होता है। वर्गहीन समाज में इसकी आवश्यकता ही नहीं होगी। राज्य की उत्पादन प्रत्येक से अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार के सिद्धांत पर आधारित होगा। जिसको जितना वस्तु की आवश्यकता होगी वो उतना उत्पादन करेगा। भाई जिसको 2 किलो अनाज चाहिए वो 2 किलो अनाज ही उगाएगा खुद के लिए। हेरोल्ड लस्की एक ब्रिटिश राजनीतिक वैज्ञानिक और समाजवादी विचारक थे। वे बहुलवाद और राज्य की सीमित संप्रभुत्व के प्रबल समर्थक थे और बाद में मार्क्सवाद की ओर झुकाव रखते थे। बहुलवाद का सिद्धांत लेस्की ने राज्य की निरपेक्ष संप्रभुता के विचार को अस्वीकार कर दिया, जैसा कि होब्स या हेगेल ने वकालत की थी। उनका तर्क था कि समाज में राज्य के अलावा कई संघ होते हैं, जैसे कि यूनियन, चर्च, परिवार, क्लब, जो व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी स्वायत्तता रखते हैं। राज्य इन संघों में से केवल एक है और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। राज्य को केवल इन विभिन्न हितों को समन्वित करना चाहिए। निहित संप्रभुता लेस्की ने तर्क दिया कि संप्रभुता विभाजित होती है, विभिन्न सामाजिक समूहों में वितरित होती है। व्यक्तियों की निष्ठा केवल राज्य के प्रति नहीं होती, बल्कि एक विभिन्न संघों के प्रति भी होती है जिनके वे सदस्य होते हैं। अधिकारों का सिद्धांत लेस्की के लिए अधिकार राज्य द्वारा नहीं दिए जाते, बल्कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त मांगी होती हैं। यानी कि जो समाज मांगता है वही उनके लिए अधिकार बना दिए जाते हैं। जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं वही अधिकार होते हैं। राज्य का कार्य इन अधिकारों को पहचानना और उनकी रक्षा करना है। यदि राज्य ऐसा नहीं कर रहा, राज्य ऐसा करने में विफल हो जाता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। यानी राज्य का काम है उन अधिकारों को लागू करना, उनकी रक्षा करना। अगर राज्य ऐसा नहीं कर रहा है तो वो भी विफल हो जाता है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर भी जोर दिया, न कि केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर। इन प्राकृतिक अधिकारों पर, सामाजिक अधिकारों पर भी जोर दिया उन्होंने। राज्य और स्वतंत्रता लेस्की ने स्वतंत्रता को राज्य की शक्ति के प्रतिरोध और व्यक्तिगत आत्म अभिव्यक्ति के अवसर के रूप में देखा। उनका मानना था कि एक बड़ा सर्वशक्तिमान राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा है। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया। यानी समाज के न्याय के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जाए कि ऐसा हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे। बाद का मार्क्सवादी झुकाव अपने शुरुआती बहुलवादी विचारों के बाद लेस्की ने बाद में मार्क्सवाद की ओर झुकाव दिखाया। उन्होंने वर्ग संघर्ष की वास्तविकता को स्वीकार किया और माना कि आर्थिक असमानताएं राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती हैं। वे समाजवाद के समर्थक बन गए और राज्य के पूंजीगत स्वरूप की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि वास्तविक न्याय तब भी प्राप्त होगा जब उत्पादक के साधनों पर सामाजिक नियंत्रण होगा। ऐसे करके यूनिट 3 भी कंप्लीट कर ली। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें एक तरह रीडिंग की तरह हो जाती हैं। मैं अगर एक्स्ट्रा बात बताने लग जाता हूँ तो बहुत सी बात छूट जाती हैं, इसलिए मैं जो इसमें लिख रहा है वही पढ़ाने लग जाता हूँ। अपने जेरेमी बेंथम के बारे में पढ़ा है ना। जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत देखा, जिनमें अपन ने देखा कि उपयोगिता का अर्थ है सुखों को बढ़ाना और दुखों को कम करना। राज्य और कानून का उद्देश्य देखा। बेंथम के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जो कानूनों का निर्माण करती है। कानूनों का मुख्य उद्देश्य समाज में सुखों को बढ़ावा देना है और दुखों को कम करना है। सुधारवाद देखा। वे बेंथम सुधारवादी थे, कट्टर सुधारवादी थे। कानून, जेल, शिक्षा, गरीबी राहत जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की वकालत भी की उन्होंने। अधिकार और स्वतंत्रता पर विचार। उन्होंने अधिकार के बारे में क्या कहा? बकवास कहा। उनके लिए अधिकार केवल कानूनों द्वारा बनाए गई होते हैं।
लोकतंत्र और मताधिकार पर क्या विचार था, बेंथम ने व्यापक मताधिकार की वकालत की। फिर अपन ने J.S. मिल देखा, उनकी उपयोगितावाद में संशोधन देखा, बेंथम की उपयोगितावाद में संशोधन किया इन्होंने। उच्चतम और निम्नतम सुखों के बारे में इन्होंने क्या बताया ये देखा अपन ने। स्वतंत्रता का सिद्धांत देखा, स्वतंत्रता का महत्व देखा। एक बार इनको फिर से रिवीजन करना और मैं इसकी PDF डाल दूंगा। इनकी पूरी चीज़ें आप पहली बार पढ़ रही हैं, एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको, इसलिए एक बार तो वीडियो देख लिया अपन ने। अब इसकी PDF से पढ़ना आप, कुछ जो मेन टॉपिक होते हैं, मेन हेडिंग्स होती हैं, वो मेन फैक्ट होते हैं, वो लिखना और इन चीज़ों को समझना, बार बार पढ़ना। और फिर जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा तो और चीज़ें बहुत निखर जाएंगी, बहुत से टॉपिक आपको याद आ जाएंगे और आप इस टॉपिक में पूरा कवर कर लेंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना।